हेलो स्टूडेंट, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 में एसएसटी इतिहास का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है यूरोपियन घुसपैठ और उनकी विस्तारवादी नीतियां। अब घुसपैठ क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। समाचारों में अक्सर पढ़ने और सुनने को मिलता है कि सेना द्वारा सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ को विफल कर दिया गया। बहुत से तस्कर सीमा पर घुसपैठ के इंतजार में बैठे हैं। सिपाहियों ने 4 घुसपैठियों को मार गिराया। इस प्रकार की बातों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि घुसपैठिया वो होता है जो हमारी अनुमति या आज्ञा के बिना हमारे क्षेत्र में आ बैठता है और अपने लाभ के लिए हमें नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता है। अन्य देशों के साथ हमारे देश का व्यापार जो है वो सदियों से यानी कि बहुत प्राचीन टाइम से चला आ रहा है, किंतु यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार की आड़ में यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। प्राचीन काल से ही विश्व के कई देशों से भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं। यूरोपीय देशों में भारतीय सामान की आपूर्ति आपूर्ति मतलब लाना ले जाना जो है वो मुख्यतः लाल सागर और भूमध्य सागर के मार्ग से ही की जाता था। यानी कि जो सामान का आना था और जाना था, कच्चा माल या पक्का माल, तो वो सारा कहाँ से आता जाता था? लाल सागर और भूमध्य सागर के रास्ते से। थोड़ा बहुत व्यापार स्थल मार्ग यानी कि जमीनी मार्ग से भी होता था। अफगानिस्तान और ईरान से होकर जो कि रास्ता गुजरता था। इस समय तक भारतीय व्यापार पर अरब व्यापारियों का ही एकाधिकार था। 15वीं शताब्दी के मध्य में तुर्कों द्वारा पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप तथा मिस्र पर अधिकार कर लिया गया तथा इस मार्ग से होने वाले व्यापार में बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी। इस प्रकार काफी समय से प्रचलित यह व्यापार मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया यानी कि बंद हो गया। यूरोपीय बाजारों में भारतीय सामान की मांग तथा इस व्यापार में अरबों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए एक नए और सुरक्षित व्यापार मार्ग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। नए व्यापारिक मार्ग की खोज के कार्य में पुर्तगालियों ने मार्गदर्शक का कार्य किया। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने नाविकों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। उनके इस प्रयास से उत्साहित और प्रेरित नाविकों ने नए नए मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया था। और इसी क्रम में बार्थोलोम्यू डियाज ने 1486 से 87 ईस्वी में आशा अंतरिक्ष तक के मार्ग को खोज निकाला। किसने खोज निकाला था? बार्थोलोम्यू डियाज ने। कब? 1486 से 87 ईस्वी में। और इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने, कौन था ये? इटली का नाविक था जिसने 1492 ईस्वी में स्पेन के राजा की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का प्रयास किया। कोलंबस भारत पहुंचने की बजाय उत्तरी अमेरिका के द्वीप वेस्ट इंडीज पहुंच गया। इसके बाद एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1497 ईस्वी में भारत की समुद्री यात्रा आरंभ की तथा उत्तम आशा अंतरिक्ष पार कर मोजाम्बिक पहुंचा। मलिंदी नामक अफ्रीकी बंदरगाह से होता हुआ एक गुजराती व्यापारी की सहायता से वह मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर यानी कि स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इस प्रकार यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज पूरी हुई। क्या आप जानते हैं कि यह एक मिथक है यानी कि एक भ्रम है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्तव में उसने भारत पहुंचने के लिए एक नए जल मार्ग का पता लगाया था, न कि भारत को खोजा था। सबसे पहले पुर्तगाली घुसपैठ 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग का पता लगाने के बाद सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार करना शुरू किया। सन 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन जो कि केरल है
के पास अपनी फैक्ट्री बनाई। वहां के शासक से फैक्ट्री की सुरक्षा का इंतजाम भी करवा लिया क्योंकि अरब व्यापारी उसके खिलाफ थे। इसके बाद कालीकट और कन्नूर में भी पुर्तगाली फैक्ट्री बनाई गई। उस समय तक पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपीय व्यापारिक शक्ति थी। उन्हें बस अरबों के विरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन पुर्तगालियों ने अपने उत्कृष्ट समुद्री जहाजों के बल पर समुद्री व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उन्होंने गवर्नर अल्मीडा तथा अल्बुकर्क के योग्य नेतृत्व में अपना विस्तार शुरू कर दिया करना। सन 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया तथा उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। कहाँ किया था? सबसे पहले गोवा पर। शीघ्र ही उन्होंने सूरत, दमन, दीव, बसीन, सालसीट, बम्बई यानी कि मुंबई, दाभोल, गोवा, कन्नूर, कालीकट, कोचीन, नागटम, मछलीपट्टम, हुगली आदि स्थानों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन तथा भ्रष्ट आचरण के कारण शीघ्र ही ये पतन की ओर अग्रसर हो गई। 16वीं शताब्दी में डचों से मिली चुनौती से वे गोवा और दमन दीव तक ही सिमट कर रह गई। उसके बाद नेक्स्ट आए डच घुसपैठ। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति डच थी। डचों ने 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पूर्व से व्यापार करने के लिए कई व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। तत्कालीन डच सरकार ने इन कंपनियों के बीच शत्रुता और स्पर्धा समाप्त करने के लिए 1602 ईस्वी में सभी कंपनियों को मिलाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1602 ईस्वी में, तथा उसे भारत तथा अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का भारत में डचों द्वारा स्थापित बस्तियों पर एकाधिकार भी प्रदान कर दिया। इसके साथ साथ उसे युद्ध लड़ने, संधियां करने तथा प्रदेश विजय करने और दुर्ग बनाने के अधिकार भी दे दिए गए। 1602 ईस्वी में ही डचों ने पुर्तगाली बेड़े को हराकर गरम मसालों के व्यापार पर अपना एक अधिकार कर लिया। शीघ्र ही उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिंसुरा, कोचीन, नागपट्टनम, बालासोर, कासिम बाजार तथा बारानगर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पुर्तगाली एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों के आगमन के बाद डचों का प्रभाव भी कम होता चला गया। अब नेक्स्ट थे अंग्रेजों की घुसपैठ। पुर्तगालियों की भारतीय व्यापार से हुई समृद्धि ने अंग्रेजों को भी काफी प्रभावित किया और वे भारत के साथ व्यापार करने के लिए उतावले हो उठे। 1578 ईस्वी में फ्रांसिस ड्रेक नामक समुद्री लुटेरे ने लिस्बन जा रहे पुर्तगाली समुद्री जहाज को लूट लिया और इस लूट में मिले नक्शों से उन्हें भारत के समुद्री मार्ग की जानकारी मिली। 1588 ईस्वी में अंग्रेजी जहाजी बेड़े ने स्पेन के शक्तिशाली समुद्री बेड़े आर्मेदा को नष्ट कर दिया और इस प्रकार समुद्री मार्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तथा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इसे भारत के साथ व्यापार करने का आज्ञा पत्र दे दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों के कप्तान हॉकिंस तथा सर थॉमस रो के प्रयासों से भारत में व्यापार शुरू किया और यहाँ अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करनी शुरू कर दी। इसी क्रम में अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद अंग्रेजों ने पहले से स्थापित पुर्तगालियों और डचों को पराजित कर सूरत, कासिम बाजार, विशाखापट्टनम, बालाशोर, फोर्ट सेंट जॉर्ज आदि स्थानों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी कि ये तीन थे, कौन? पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए और सभी व्यापार के उद्देश्य से आए थे और उसके बाद कौन आया? अंग्रेज। तो अब अंग्रेजों में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से हो गई और चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज में बंबई के 7 द्वीप मिले।
1688 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, यानी कि अंग्रेजों को, जो आगे चलकर उनके व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल में सुतानाती, गोविंदपुर तथा कोलकाता नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी प्राप्त की तथा यहाँ पर फोर्ट विलियम नामक दुर्ग की स्थापना की। उसके बाद थे डेनिश घुसपैठ। अपने पड़ोसियों ब्रिटेन, नीदरलैंड और पुर्तगाल के भारत के साथ व्यापार को देखकर डेनमार्क ने भी 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी ने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले में ट्रावनकोर में अपनी पहली डेनिश बस्ती की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी दूसरी बस्ती स्थापित की, जो कि भारत में इनकी व्यापारिक गतिविधि का मुख्यालय बनी। डेनिश भारत में अपनी स्थिति को ज्यादा मजबूत नहीं कर सके और 1845 ईस्वी में अपनी सारी बस्तियां ब्रिटिश सरकार को बेचकर यहां से चले गए। सबसे बाद में आए फ्रांसीसी घुसपैठ। भारत के साथ व्यापार की इस दौड़ में फ्रांसीसी सबसे बाद में शामिल हुए थे। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। सम्राट द्वारा इस कंपनी को उपनिवेश स्थापित करने, धर्म प्रचार करने तथा युद्ध व संधि करने के अधिकार प्रदान किए गए। इस कंपनी ने 1668 ईस्वी में सूरत व 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। इसके बाद उन्होंने पांडिचेरी, माही, चंदननगर आदि स्थानों पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने यहाँ के शासकों के आंतरिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी अंग्रेजों के लिए सशक्त प्रतिद्वंदी बनते जा रहे थे। वर्चस्व की लड़ाई में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का संघर्ष यानी कि युद्ध होना निश्चित हो गया था। उसके बाद है अंग्रेजों का विस्तार और एकाधिकार। भारत में अंग्रेजों द्वारा अपने विस्तार व एकाधिकार को 2 चरणों में पूरा किया गया। पहला था यूरोपियन शक्तियों से संघर्ष। पुर्तगालियों और डचों की शक्ति क्षीण यानी कि कमजोर होने पर भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी 2 ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी रह गए थे। भारत के व्यापार पर एकाधिकार एवं भारतीय राजनीति में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए दोनों में संघर्ष होना लाजमी था, यानी कि युद्ध होना जरूरी था। दोनों शक्तियों में संघर्ष हुआ और उसके कारण क्या थे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापारिक स्पर्धा थी। दोनों की भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की मंशा थी, यानी कि एक बंदे का ही अधिकार हो, एक ही कंपनी का। दोनों ही एक दूसरे को भारत से निकालकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते थे। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों यूरोप में कट्टर शत्रु थे, इसलिए जब भी यूरोप में दोनों के बीच संघर्ष होता तो वे यहाँ भी एक दूसरे से उलझ पड़ते थे। फ्रांसीसी नायक डुप्ले की महत्वाकांक्षा ने ब्रिटिश कंपनी को बेचैन कर दिया था। उसने पांडिचेरी की किलेबंदी शुरू कर दी तथा अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसकी प्रतिक्रिया में अंग्रेजों द्वारा भी ऐसा ही किया गया और भारत में इन 2 शक्तियों का संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। स्थानीय शासकों से संघर्ष। यूरोपीय शक्तियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के स्थानीय शासकों के साथ भी संघर्ष किया और येन केन यानी कि जिस भी प्रकार से भारतीय शासकों को भी अपने अधीन कर लिया। इसके लिए अंग्रेजों द्वारा कई प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। युद्धों द्वारा यानी कि कुछ शासकों को युद्ध में जीत लिया गया, सहायक संधि के द्वारा कुछ शासकों के राज्य पर सहायक संधि के द्वारा अधिकार कर लिया गया और लैप्स की नीति, कुछ के ऊपर लैप्स की नीति का प्रयोग करके उन पर अधिकार कर लिया गया। लैप्स की नीति में क्या था कि जिस भी राजा के संतान नहीं होती थी तो उस राजा के राज्य को लैप्स की नीति के द्वारा वो
अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। नेक्स्ट है यूरोपियन शक्तियों से संघर्ष, एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष और कर्नाटक के युद्ध है इसके अंदर। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो गया। कर्नाटक का पहला युद्ध यूरोप के उसी युद्ध का विस्तार मात्र था। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1746 में युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए तो फ्रांसीसियों ने भी मद्रास को जल एवं स्थल दोनों ओर से घेर कर नियंत्रण में कर लिया। 1748 में एक्सला शैपल की संधि, शैपल की जगह कई चैपल भी है, एक्सला शैपल की संधि द्वारा यूरोप में दोनों देशों का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके बाद यहाँ भी दोनों शक्तियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया गया। उसके बाद है कर्नाटक का दूसरा युद्ध, ये हुआ था 1749 से 54 ईस्वी के बीच। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हैदराबाद व कर्नाटक के राज सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकार के कारण हुआ था। एक पक्ष का समर्थन अंग्रेज कर रहे थे तो दूसरे पक्ष का समर्थन में फ्रांसीसी खड़े थे। प्रारंभ में फ्रांसीसियों की विजय हुई, लेकिन बाद में क्लाइव जैसे अनुभवी, योग्य एवं चतुर सेना नायकों के बल पर अंग्रेज विजयी रहे। 1754 में पांडिचेरी की संधि से दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित हुई तथा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए और दोनों ही शक्तियों ने भारत में दुर्ग नहीं बनाने का आश्वासन दिया तथा भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन भी दिया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा को ठेस लगी तथा अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। अब ये ध्यान रखना कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो था वो किस पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था और पहला युद्ध एक्सला शैपल की संधि से। अब हुआ कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 ईस्वी। 1756 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, यानी कि 7 सालों का युद्ध। तो भारत में भी दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली पर आक्रमण किया तो वहीं पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्तियों बालाशोर, पटना, कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। फ्रांस का कुशल सेनापति काउंट डी लाली भी फ्रांसीसी साख को बचाने में सफल नहीं हो पाया और 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा सप्तवर्षीय युद्ध के समाप्त होने पर भारत में भी दोनों शक्तियों में जो संघर्ष था, युद्ध था, वो समाप्त हो गया। फ्रांसीसियों को पांडिचेरी और चंदननगर वापस लौटा दिए गए, लेकिन अब वे न तो सेना ही रख सकते थे और न ही किलेबंदी कर सकते थे। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव जो था वो लगभग समाप्त हो गया और अंग्रेज एकमात्र विदेशी शक्ति बनकर उभरे। इसके बाद है स्थानीय शासकों से संघर्ष। सबसे पहले हुई प्लासी की लड़ाई, कब 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवयुवक नवाब सिराजुद्दौला के बीच। बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर यह लड़ाई लड़ी गई। यद्यपि नवाब की सेना अंग्रेजी सेना से बहुत बड़ी थी, लेकिन अधिकांश सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। सिराजुद्दौला के सेना नायकों में से भी मीर जाफर और राय दुर्लभ दोनों ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और युद्ध में भाग नहीं लिया। नवाब की सेना और क्लाइव की सेना के बीच हुई झड़प में नवाब के 500 सैनिक और कंपनी के 65 सैनिक मारे गए। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पाणिकर के अनुसार प्लासी की घटना एक हुल्लड़ और भगदड़ थी, युद्ध नहीं था। यह लड़ाई नवाब की सैनिक दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु क्लाइव के षड्यंत्र और कूटनीति के कारण अंग्रेजों द्वारा जीती गई। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और उसने 1 करोड़ रुपए व 24 परगने का क्षेत्र अंग्रेजों को उपहार में दे दिया। क्लाइव को निजी तौर पर
3,34,000 पौंड की रिश्वत मिली। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के चलते मीर जाफर परेशान हो गया और अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्ति के प्रयास किए, तो उसके स्थान पर अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। फिर हुआ बक्सर का युद्ध 1760 ईस्वी में। मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, किंतु मीर कासिम महत्वाकांक्षी था और वह अंग्रेजों के प्रभाव को ज्यादा दिन सहन नहीं कर सका। अंग्रेजों के प्रभुत्व से मुक्ति के लिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दिया। इससे नवाब और कंपनी के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। तनाव के अधिक बढ़ने पर मीर कासिम ने भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली। उस समय वहां पर मुगल सम्राट शाह आलम भी आया हुआ था। तीनों ने मिलकर कंपनी की सेना से 1764 ईस्वी में बिहार में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध लड़ा। इसमें कंपनी की सेना ने तीनों की सम्मिलित सेनाओं को पराजित कर दिया। इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात कर इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया और बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। उसके बाद हुआ था अंगल मैसूर युद्ध। मैसूर का राज्य महान विजयनगर साम्राज्य का अंग था। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर के वाडियार वंश के राजाओं ने अपना विस्तार किया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मैसूर में नंजराज एवं देवराज नामक दो मंत्रियों ने सत्ता पर कब्जा कर रखा था। यहाँ का राजा कृष्णराज जो था वो केवल कठपुतली मात्र था। ऐसे में हैदर अली नामक एक वीर एवं साहसी सेना नायक ने इन दोनों मंत्रियों की सत्ता समाप्त करके तथा वाडियार राजा को हटाकर मैसूर पर शासन करना शुरू कर दिया। अपनी विस्तारवादी नीति के कारण वह शीघ्र ही अंग्रेजों से उलझ गया। हैदर अली व उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मैसूर के 4 युद्ध लड़े। यह मैसूर का महल। पहला युद्ध हुआ था 1767 से 69 ईस्वी में। यह युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली का पलड़ा भारी रहा। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1780 से 84 ईस्वी के बीच। इसमें हैदर अली ने इस युद्ध का नेतृत्व किया, किंतु बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाने से उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने इस युद्ध में मैसूर का नेतृत्व किया और यह युद्ध अनिर्णित रहा, यानी कि ना हार हुई ना जीत हुई, दोनों बराबरी पर रहे। उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ 1790 से 92 ईस्वी के बीच। इस युद्ध में टीपू सुल्तान बड़ी मुश्किल से अपनी स्वतंत्रता बचाने में सफल हुआ। उसके बाद चौथा युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। इस युद्ध में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ और अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा वाडियार वंश के एक बालक को मैसूर का शासक बनाकर उसके साथ सहायक संधि कर ली, ताकि समय आने पर वह बचे हुए राज्य पर भी अपना अधिकार कर ले। कुछ प्रदेश हैदराबाद के निजाम को भी दे दिए गए। उसके बाद हुआ मराठों के साथ युद्ध। मराठे दक्षिण भारत में भारत के सभी राज्यों में से शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे तथा दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियन शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी। इस प्रकार दोनों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। अंग्रेजों और मराठों में भारत की सत्ता प्राप्त करने के लिए 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध हुआ था 1785 से 92 ईस्वी। यह लगभग 7 साल तक यानी कि 7 वर्ष तक चला, लेकिन बिना किसी फैसले के समाप्त हो गया। ये पिक्चर है नाना फडणवीस की। दूसरा युद्ध हुआ 1803 से 1806 ईस्वी में। नाना फडणवीस की मृत्यु से पेशवा कमजोर हो चुका था और आपसी फूट तथा अंग्रेजों की कूटनीति के कारण इस युद्ध में पहले पेशवा, उसके बाद सिंधिया, होल्लर, गायकवाड़ और भोंसले सभी पराजित हुए तथा कंपनी का विस्तार भारत के एक बड़े भूभाग पर हो गया। उसके बाद तीसरा युद्ध हुआ 1817 और 18 ईस्वी में। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए और पूना को अंग्रेजी साम्राज्य में
मिला दिया गया। शेष मराठा राज्य या तो छोटी छोटी रियासतों में बंटकर रह गया और कंपनी के अधीन हो गया। क्या आप जानते हैं कि मराठा शासक के प्रधानमंत्री को ही पेशवा कहा जाता था। नाना फडणवीस अंतिम मराठा सरदार थे जिन्होंने मराठा शक्ति को संगठित रखा था। उसके बाद है अन्य युद्ध कौन कौन से हुए थे? ये थे सिख और गोरखा से। मराठों की पराजय के बाद अंग्रेजी कंपनी का विस्तार उत्तरी भारत तक हो गया था। अब उन्होंने उत्तर भारत की शक्ति सिखों को 1845-46 ईस्वी तथा 48 और 49 ईस्वी में 2 युद्धों में हराकर उन पर भी आधिपत्य यानी कि अधिकार स्थापित कर लिया। इसके पश्चात अंग्रेजों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों को उचित अनुचित तरीके अपनाकर अपने राज्य में मिला लिया। इस कड़ी में गोरखा और अफगानों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय शामिल था। अंग्रेजों द्वारा स्थानीय शक्तियों के विरुद्ध किए गए युद्ध से एक बात स्पष्ट होती थी कि भारतीय स्थानीय शासक जो थे वो सैन्य दृष्टि से यानी कि सैनिकों की दृष्टि से कमजोर नहीं थे। उनकी प्रमुख दुर्बलता उनके आपसी मतभेद यानी कि लड़ाई झगड़े और फूट थी और यह अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। उन्होंने भारतीय सैनिकों से ही भारतीय राजाओं को पराजित किया। सहायक संधि द्वारा 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और यह संधि ब्रिटिश कंपनी एवं देसी राज्यों के बीच होती थी। इसके अनुसार संधि स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी सैनिक सहायता देती थी, बदले में राज्य निश्चित धन कंपनी को देता था और इसकी शर्तें जो थी वो इस प्रकार थी। एक थी देसी राज्य की विदेश नीति पर कंपनी का अधिकार रहेगा। अंग्रेजों को छोड़कर किसी यूरोपियन को उस राज्य में स्थान नहीं दिया जाएगा। देसी राज्य को अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी होगी और उसका खर्च धन अथवा राज्य के हिस्से के रूप में कंपनी को देना होगा। देसी राज्य को राज्य में परामर्शदाता के रूप में अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होगा। इस सहायक संधि को सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने अपनाया। उसके बाद अवध, मैसूर, मराठों व कर्नाटक ने भी संधि को अपना लिया। इसे अपनाकर भारतीय राजा धीरे धीरे अपना राज्य खो बैठे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। उसके बाद है लैप्स की नीति। 1848 ईस्वी में साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने अपने 8 वर्षीय शासन में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक नीतियां अपनाई। उसने भारत में ब्रिटिश कंपनी के विस्तार के लिए लैप्स की नीति का सहारा लिया। जिस समय में वह भारत आया था उस समय भारत के कई राजाओं के संतान नहीं थी और वह बच्चा गोद लेने की बात सोच रहे थे। डलहौजी ने अंग्रेजों के अधीन राजाओं को बच्चा गोद लेने के लिए कंपनी से अनुमति लेने का आदेश निकाला। वास्तविक रूप से इन राज्यों को अनुमति नहीं दी गई। इस प्रकार संतानहीन राज्यों जैसे सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, जयपुर, उदयपुर आदि को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। आओ याद करें। भारत में आने वाली सर्वप्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ राजकुमारी कैथरीन का विवाह किया और मुंबई को दहेज में दिया था। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के निर्णायक युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी, यानी कि अपनी राजधानी को बदल लिया था ताकि वो अंग्रेजों के चंगुल से किसी तरह बच सके। मैसूर के हैदर अली ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसकी 1782 ईस्वी में मृत्यु हो गई। वेलेस्ली ने सहायक संधि द्वारा हैदराबाद, अवध, मैसूर, कर्नाटक एवं मराठों को
कंपनी के अधीन किया। डलहौजी की लैप्स नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, जयपुर और उदयपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया, यानी कि मिला लिया। अब है रिक्त स्थान भरे। मराठा शासक के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। मैसूर राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का अंग था। हम ब्रिटेन के नागरिकों को अंग्रेज कहते हैं, तो जो जिसे हम अंग्रेज कहते हैं वो कहाँ के नागरिक हैं? ब्रिटेन के। सबसे पहले भारत छोड़कर जाने वाली यूरोपीय शक्ति डेनिश थी। झांसी को लैप्स की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अब है उचित मिलान कीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये नहीं है, हमें मिलाना है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम के साथ हुआ था, यानी कि मीर कासिम बक्सर के युद्ध का एक हिस्सा है। प्लासी की लड़ाई में कौन था? सिराजुद्दौला। मराठा सरदार कौन था? सबसे ताकतवर नाना फडणवीस, जिसने सारे मराठों को एकजुट एक संघ में रखा था। इसकी मृत्यु के बाद मराठे बिखर गए थे। मैसूर का राजवंश कौन सा था? वाडियार था। निर्णायक फ्रांसीसी हार हुई थी वाडिवांस में। ठीक है, अब है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कि आओ विचार करें। यूरोपीय शक्तियों के आगमन से पहले भारत के विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी? तो आइए इनको विस्तार से देखते हैं। ये है यूरोपीय शक्तियों के आगमन से पहले भारत के विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी। तो आंसर है हमारा कि यूरोपीय शक्तियों के आगमन से पहले भी विश्व के अनेक देशों से भारत के व्यापारिक संबंध थे। भारत के सामान को लाल सागर और भूमध्य सागर के रास्ते से यूरोपीय देशों में भेजा जाता था। अफगानिस्तान व ईरान से भी स्थल मार्ग यानी कि जमीनी मार्ग से होते हुए कुछ व्यापार होता था। यूरोपीय शक्तियों के आगमन से पहले तक भारत के व्यापार पर सिर्फ अरब देशों के व्यापारियों का ही अधिकार था। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि यूरोपीय शक्तियों द्वारा आरंभ में तटीय क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे? तो यूरोपीय शक्तियों के द्वारा आरंभ में तटीय यानी कि किनारों पे, किसके? समुद्री किनारे पर बस्तियां स्थापित करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि सभी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जैसे अंग्रेज, डेनिश, डच, फ्रांसीसी आदि जो थे वो समुद्र के रास्ते ही भारत पहुंचते थे और ये कंपनियां भारत के भीतरी भागों से परिचित नहीं थी। तटीय भागों पर व्यापार करना आसान भी होता था और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर यूरोप का भारत से व्यापार के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। ये तटीय क्षेत्र उनके लिए भारत से व्यापार के लिए आसान रहते थे। थर्ड क्वेश्चन हमारा कि भारतीय शासक जो है वो संख्या, बल और स्थानीय परिवेश से परिचित होने के बावजूद भी यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध सफल नहीं हो रहे थे। ये क्या कारण थे? यानी कि भारतीय शासक जो है वो संख्या में भी अधिक थे, उनके पास ताकत भी थी, सेना भी ज्यादा थी और वो भारत के हर एक क्षेत्र से परिचित भी थे, लेकिन उसके बाद भी वो यूरोपीय शक्तियों से हार गए। क्यों हार गए? भारतीय शासक मजबूत एवं शक्तिशाली थे। वे संख्या, बल और स्थानीय परिवेश से परिचित होने के बावजूद भी यूरोपीय शक्तियों से हार गए क्योंकि वे आपस में लड़ते रहते थे। भारतीय शासकों की आपसी शत्रुता का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। उन्होंने षड्यंत्र करके कुछ स्थानीय शासकों को अपने साथ मिलाया। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर और राय दुर्लभ के धोखे के कारण ही सिराजुद्दौला हार गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने सहायक संधि और लैप्स की नीति अपनाई। इस प्रकार सहायक संधि व लैप्स की नीति द्वारा अंग्रेज भारतीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार
जमाने लगे। आपसी शत्रुता और एकजुटता के अभाव में ही भारतीय स्थानीय शासक धीरे धीरे अपना राज्य यूरोपीय शक्तियों को हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 कि अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुए युद्धों का वर्णन करना है। तो मराठा साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में एक शक्ति के रूप में उभरा था। अब वे दक्षिण से उत्तर की ओर अपना विस्तार करना चाहते थे और अंग्रेज भी उत्तर भारत में अपना विस्तार करना चाहते थे और इससे अंग्रेजों और मराठों में संघर्ष यानी कि युद्ध आरंभ हो गया। और इसी संघर्ष में अंग्रेजों व मराठों के 3 युद्ध हुए, यानी कि इसी विस्तार के उद्देश्य से उन दोनों में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ 1785 से 92 ईस्वी में। अंग्रेजों और मराठों के मध्य पहला युद्ध 1785 में आरंभ हुआ था और 7 वर्षों तक चले इस युद्ध का समापन बिना किसी निर्णय के हुआ। दूसरा युद्ध 1803 से 1806 ईस्वी। नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सरदार थे। उनकी मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया। आपसी शत्रुता व फूट के कारण मराठा साम्राज्य के साथ हुए युद्ध में पेशवा सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले आदि सभी पराजित हो गए। इस युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी का भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार हो गया। उसके बाद हुआ तीसरा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी। अंग्रेजों और मराठों के बीच हुए इस युद्ध में मराठे पराजित हुए और इस युद्ध की हार के बाद पूना का अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, यानी कि एक पूना बचा हुआ था और इस युद्ध में हार के बाद पूना को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसके साथ साथ शेष जो मराठा राज्य बचे थे वो छोटी छोटी रियायतें बनकर रह गए, यानी कि उनके छोटे छोटे अपने राज्य बन गए और बाद में वे भी कंपनी के अधीन हो गए। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन कि भारत के इतिहास में प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के महत्व का वर्णन कीजिए। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के षड्यंत्र के कारण मीर जाफिर और राय दुर्लभ जो थे इन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और इस धोखे के कारण ही सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेजों की जीत हुई। इस तरह प्लासी की लड़ाई को भारत में औपचारिक रूप से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव कहा जाता है। 1764 ईस्वी में बक्सर यानी कि बिहार में युद्ध हुआ था, बक्सर नामक जगह पर। इस युद्ध में एक और मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम तीनों की संयुक्त यानी कि इकट्ठी सेना थी और दूसरी ओर अंग्रेजी सेना। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। इस युद्ध की जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी करने का अधिकार मिल गया, यानी कि वहां से पैसा इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार बंगाल पर अंग्रेजों का पूरी तरह से अधिकार स्थापित हो गया। इसके बाद कर लेते हैं कुछ छोटे क्वेश्चन आंसर। 1498 ईस्वी में भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग का पता किसने लगाया था? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग से भारत के किस तट पर पहुंचा था? तो वो पहुंचा था पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर। सन 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कहां अपनी फैक्ट्री बनाई? कोचीन, जो कि केरल के पास है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का आज्ञा पत्र दे दिया था। 5th क्वेश्चन है कि कंपनी में किन अंग्रेजों के प्रयास से भारत में व्यापार शुरू किया? कप्तान हॉकिंस और सर टॉमस रो के प्रयासों से। 6th क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री, जिसे कोठी भी बोलते हैं, कब और कहां स्थापित की थी? तो ये की थी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टम में। इसे मुसलीपट्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और किसने की? तो ये डबल क्वेश्चन है, इकट्ठे कर दिए मैंने।
1664 ईस्वी में हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और ये की थी लुई 14वें के प्रयासों से हुई थी ये स्थापना। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1668 ईस्वी में सूरत में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 से में हुआ था और 1748 के बीच में, यानी कि 46 में चला था, 48 तक होता रहा, 2 साल तक। यह किस किस के बीच हुआ था? यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, यानी कि यूरोप में हुआ था ये। नेक्स्ट हमारा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये संधि थी एक्सला-शैपल, और इसे चैपल भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना, एक्सला-शैपल की संधि। और 1748 ईस्वी में मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया गया था इस संधि के तहत, जिससे अंग्रेज जो थे और भी शक्तिशाली हो गए थे। कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1749 से 54 ईस्वी में हुआ था ये, और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और यह युद्ध जो था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो 1754 ईस्वी में संधि हुई थी, पांडिचेरी की संधि कहलाई थी ये, और रॉबर्ट क्लाइव था मुख्य इसका। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1756 ईस्वी से 63 ईस्वी के बीच युद्ध हुआ था ये, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। तीसरा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पेरिस की संधि, जो कि 1763। ये ध्यान रखना है, संधि कब हुई थी? ये लास्ट में 56 से 63 है, तो 63 में संधि के तहत ही ये युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1757 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी ये? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जिन्हें हम अंग्रेज बोलते हैं, उनके बीच में हुई थी, और भागीरथी नदी के किनारे पर हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में, शुजाउद्दौला व अंग्रेजों के बीच। आंगल मैसूर का पहला युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था? 1767 से 69 ईस्वी में, हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ था आंगल मैसूर युद्ध। आंगल मैसूर का दूसरा युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में, हैदर अली और टीपू थे, और उधर कंपनी थी, यानी कि हैदर अली युद्ध की शुरुआत हुई थी तब हैदर अली था, लेकिन बीमारी की वजह से ये बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, और फिर टीपू सुल्तान यानी कि इसके पुत्र ने कमान संभाली, और ये युद्ध हुआ टीपू सुल्तान और कंपनी के बीच। आंगल मैसूर का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1790 से 92 ईस्वी के बीच। और चौथा युद्ध 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान जो था वो वीरगति को प्राप्त हो गया था। अंग्रेजों ने सहायक संधि की नीति कब अपनाई थी? ये 1798 ईस्वी में अपनाई थी इन्होंने, और सर्वप्रथम हैदराबाद के शासक निजाम अली ने अंग्रेजों से सहायक संधि की थी। और लैप्स की नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। 1848 ईस्वी में वह भारत आया था, उसके बाद उसने ये लैप्स की नीति को लागू किया था। इस नीति के द्वारा निसंतान राजाओं के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाना था, जिससे कि सतारा, नागपुर, झांसी और जयपुर आदि राज्यों को इन्होंने लैप्स की नीति के द्वारा ही अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? पुर्तगाली थी।